एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। पेज नंबर 4 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे पहले। आई होप आपने अपने पास बुक रखी हुई है, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरे क्वेश्चंस नोट डाउन नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। बट मैं फिर भी कीवर्ड्स लिख दूँगी। उसके अलावा हम आंसर्स भी पूरे नहीं लिखेंगे, बस समझेंगे और जो कीवर्ड्स होंगे वो नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर सॉलिड रिजिड? मतलब जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड क्यों होते हैं? सॉलिड्स में एक प्रॉपर्टी होती है ना रिजिडिटी की, तो वो क्यों होती है, ठीक है। रिजिड से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए ना। रिजिड का मतलब होता है, अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो ठोस या दृढ़, है ना। अगर ये मार्कर मैंने यहाँ पर रख दिया है तो ये क्या है? ये अपनी पोजीशन पर फिक्स हो गया है। क्या ये फ्लो कर रहा है पानी की तरह? क्या ये गैस की तरह फ्लो कर रहा है या डिफ्यूज हो रहा है? नहीं हो रहा। दैट मीन्स जो सॉलिड्स होते हैं वो फ्लो नहीं करते, उनमें रिजिडिटी होती है, मतलब वो एक जगह पर फिक्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह पर फिक्स होते हैं। लिक्विड और गैसेस में क्या होता है, उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो वीक होते हैं, थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से उनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूव करते रहते हैं। लेकिन अगर ये मार्कर यहाँ पर रखा है तो ये यहाँ पर ही रखा है, ठीक है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स भी मूव नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो अपनी जगह पर अपनी पोजिशन पर ऑक्सीलेशन करते हैं, वाइब्रेशंस होती हैं उनके बॉन्ड्स में, लेकिन वो अपनी जो उनकी मेन पोजीशन है वहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं करते, मतलब वहाँ से मूव नहीं करते। इसीलिए जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब आप इसको क्या लिखेंगे? तो इसका रीज़न है ड्यू टू फिक्स पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, कि मतलब जो पार्टिकल्स हैं जिनसे भी सॉलिड बना हुआ है उनकी पोजीशन फिक्स है, इसी वजह से जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं। अगर आपको इसमें और ज़्यादा इसको एलोबरेट करना है तो आप इसके रीज़न लिख सकते हैं कि फिक्स पोजीशन क्यों होती है। क्योंकि जो थर्मल एनर्जी होती है वो कम होती है। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी या फिर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो थर्मल एनर्जी होती है वो कम होती है सॉलिड्स में, और जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और इसीलिए इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी पोजीशन फिक्स होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डू सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम? कि जो सॉलिड होते हैं उनका वॉल्यूम डेफिनेट क्यों होता है, मतलब एक एग्जैक्ट वॉल्यूम क्यों होता है। जैसे अगर आप पानी की बात करें, मैंने पानी ना पहले किसी एक उसमें लिया हुआ था, एक मेरे पास एक बीकर था जिसका शेप जो था वो सिलेंड्रिकल टाइप था, ठीक है। इसमें यहाँ पर लिक्विड फिल है, तो मैं इसका जब वॉल्यूम चेक करूंगी तो मैं वो किसके बेसिस पे करूंगी, मतलब जो मेरा सिलेंडर का फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से, है ना। अगर मेरे पास एक क्यूबॉइड टैंक है तो उसमें मैं क्यूबॉइड वाला फॉर्मूला यूज़ करूंगी, और अगर मेरे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है तो वो मैं उसमें जो हमारे हेमिस्फेयर के वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है वो यूज़ करूंगी। ये फॉर्मूलाज आपने 10th में पढ़े भी होंगे। तो जब आप इसमें अलग अलग मेज़र करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो बार बार चेंज हो रहा है। जैसे ही हम इसका जो भी वेसल है जिसमें रखा हुआ है वो चेंज कर रहे हैं तो जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है। लेकिन सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता। अगर ये मार्कर है, ये मैंने इसमें रखा तब भी ये ऐसे ही रहने वाला है ना, सिलेंडर की फॉर्म में। तो अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है तो मैं इस सिलेंडर का ही वॉल्यूम निकालूंगी। क्यूबॉइड में रखा तब भी ये तो सिलेंडर की शेप में, और हेमिस्फीयर वेसल में रखा तब भी ये सिलेंडर की शेप में, मतलब इसकी शेप चेंज नहीं हुई ना, इसी वजह से इसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं हुआ। अच्छा, तो ऐसा रीज़न क्या है कि ये वेसल का जो भी शेप है वो शेप नहीं लेता? लिक्विड तो वेसल की शेप ले लेता है ना। तो उसका रीज़न है रिजिडिटी, ड्यू टू रिजिडिटी। क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। फिक्स होने की वजह से क्या होगा कि पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे और वो अपनी जगह चेंज नहीं करेंगे, तो वो अपनी शेप भी चेंज नहीं करेंगे। तो बेसिक रीजन रिजिडिटी। अब रिजिडिटी किसकी वजह से होती है? पोजीशन फिक्स होने की वजह से। और पोजीशन फिक्स क्यों होती है? इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होने की वजह से, ठीक है। तो मैंने आपको बस बेसिक आइडिया दे दिया है। आप इसमें अगर आपको इंक्रीज करना है तो वही फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो। सो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको कोई ऐसा बिठा के नोट डाउन नहीं कराने वाली हूँ आंसर्स, क्योंकि वो तो आपको किसी भी रेफरेंस बुक से या वेबसाइट से मिल जाएंगे। मेन पॉइंट है डिस्कशन की कि आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए, है ना। तो वही हम यहाँ पे करें। उसके अलावा जो कीवर्ड्स हैं वो मैं आपको लिख के दिखाई देती हूँ कि हाँ इसमें कीवर्ड ये है। तो आई होप कि आप की लैंग्वेज पर इतना थोड़ा सा पकड़ है कि आप उस चीज़ को फिर लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये आपको कुछ सॉलिड्स दिए हुए हैं, आपको इनको क्लासीफाई करना है क्रिस्टलाइन सॉलिड में और अमॉर्फस सॉलिड में।
ओके अगर आप सोच रहे हो कि आप इनको जो आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड के डिफरेंसेस बताए गए हैं उसके बेसिस पे सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उसमें किस टाइप के डिफरेंसेस हैं कि भाई मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है और उसमें शार्प नहीं होता। तो अब या तो आपको हर एक का मेल्टिंग पॉइंट के बारे में आइडिया हो, या फिर वो उसमें कि आइसोट्रॉपिक होते हैं और जो एमोर्फस होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं और जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। मतलब आप उनके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वगैरह चेक करो तो या तो फिर आपको ये सब चीज़ें पता हो। तो ये जनरली नहीं, अगर आपको पॉलीयूरेथेन के बारे में मैं ही बात करने लगूँ तो मुझे नहीं पता इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, या मुझे नहीं पता कि इसका मेल्टिंग पॉइंट के बारे में ऐसा बहुत ज़्यादा आइडिया है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे डील करेंगे हम, इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ना एक बार थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है पहले वो टॉपिक और क्लियर कर लो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। और उसके अलावा थोड़ा सा एक जनरल हिंट ये है कि जो जनरली पॉलीमर्स होते हैं वो उनकी टेंडेंसी मतलब यही है कि वो एमोर्फस सॉलिड होते हैं, है ना। जनरली मोस्ट ऑफ द पॉलीमर्स जो होते हैं वो एमोर्फस सॉलिड होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बस इतना काफ़ी है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले है पॉलीयूरीथेन। अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है तो मैं बता देती हूँ, आपने वुड टेबल देखी होंगी, जब वो बनती हैं तो उनमें इतनी शाइनिंग नहीं होती, या फिर आपके घर के अगर कोई डोर वगैरह भी है लेकिन उस पर फिर एक टाइप की पॉलिश या पेंट टाइप का कर देते हैं ना तो उसमें शाइनिंग आ जाती है, तो वो बेसिकली पॉलीयूरीथेन ही होता है। इसके अलावा इसका यूज़ फाइबर और प्लास्टिक वगैरह में भी होता है। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, मतलब किस चीज़ से है, यहाँ पर क्या वर्ड आ रहा है, पोली। ये ना एक्चुअली एक टाइप का पॉलीमर होता है, और अभी मैंने आपको बताया था कि जो पॉलीमर होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में वो एमोर्फस सॉलिड होते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वन इज नेफ्थलीन। तो नेफ्थलीन की बॉल्स आपने देखी ही है ना। क्या लगता है कि नेफ्थलीन क्रिस्टलाइन होगा या अमोर्फस होगा। एक्चुअली जैसे कि आप देख भी सकते हो कि आपने नेफ्थलीन की बॉल्स भी देखी होंगी, और अगर उनको टच किया होगा तो आपने देखा होगा कि वो स्मूथ होती हैं, ऐसे नहीं होती ना बहुत ज़्यादा कि उसमें से कहीं से आपको अपने हाथ में लिया हुआ है तो आपको थोड़ा सा भी रफ नहीं लगती वो, उसकी जो साइड्स होती हैं, उसका जो आउटर सरफेस होता है। तो नेफ्थलीन जो होता है, क्योंकि इसकी रेगुलर शेप है, बॉल्स हैं और वो रफ भी नहीं है, मतलब जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल रेगुलर है, तो ये क्या होता है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेंजोइक एसिड की। तो देखो इसको कैसे पता करेंगे, बेंजोइक एसिड है ना, और एसिड्स की क्या टेंडेंसी होती है कि वो H+ आयन देते हैं, है ना। तो जो अगर ये बेंजोइक एसिड है और ये इसकी टेंडेंसी है H+ आयन देने की, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आयंस की बात हो रही है। और आयंस हम किस में पढ़ते हैं, आयनिक किस में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, है ना। तो बेंजोइक एसिड भी क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। मैं यहाँ पे आपको बस एक रफ सा आइडिया दे रही हूँ, कुछ कहीं पर हम बस ऐसे ही जस्ट लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये थोड़ा सा ना आपको याद करने में, या फिर आप कह सकते हो समझने में थोड़ा इजी पड़े, कि आप किस तरीके से अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको ऐसे बहुत ज़्यादा रट्टा सा ना लगाना पड़े कि हाँ ये क्रिस्टलाइन है या एमोर्फस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है, तो जो नॉन स्टिक पैन होते हैं ना उसमें जो पॉलिश होती है वो टेफ्लॉन की ही होती है, और ये भी एक पॉलीमर ही होता है टेफ्लॉन भी। तो पॉलीमर है तो क्या होगा, अमोर्फस सॉलिड, सीधी सी बात। उसके बाद बात करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। क्या होता है पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला KNO3, और जब हम इसे ब्रेक करते हैं तो ये क्या बनाता है, K+ और NO3 नेगेटिव, है ना। तो इसका मतलब आयंस दे रहा है, और जब आयंस दे रहा है दैट मीन्स आयनिक सॉलिड है, दैट मीन्स क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये भी क्या हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट वन इज सेलोफेन। सेलोफेन क्या होता है, तो आपने वो देखी होंगी जब आप छोटे थे, अब भी पता नहीं आप कवर करते होगे या नहीं, तो आप नोटबुक्स को कवर करते थे, तो एक तो होता था ब्राउन वाला पेपर, है ना, फिर उसके ऊपर हम एक वाइट कलर की वो भी लगाते थे, पिन्नी टाइप में, है ना, पॉलीथीन टाइप की होती थी वो, उसको भी लगाते थे। तो बेसिकली सेलोफेन जो होता है ये एक टाइप की एक आप कह सकते हो कि प्लास्टिक जो है, पॉलीथीन जो है, उसी का ही एक सब्सटीट्यूट है, मतलब इसको भी उसी की तरह यूज़ किया जा सकता है। ट्रांसपेरेंट भी होता है, कलर्ड भी होता है, जो कलर्ड रैपर्स आते हैं ना गिफ्ट वगैरह रैप करने में, या फिर इसकी टेप्स भी आती हैं। ये होता क्या है, ये भी एक टाइप का, जैसे आपको पता है कि पॉलीथीन एक पॉलीमर है, ये भी एक पॉलीमर है, लेकिन अच्छा इसमें और पॉलीथीन में डिफरेंस क्या है, पॉलीथीन जो है वो आर्टिफिशियल है, वो नेचुरल नहीं है, जबकि जो सेलोफेन है ये जो पॉलीमर है ये सेल्यूलोज का पॉलीमर है, और सेल्यूलोज हमें किससे मिलता है, वुड से मिलता है, दैट मीन्स ये नेचुरल है और ये बायोडिग्रेड हो जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे काम का ये था कि ये एक पॉलीमर है, और पॉलीमर है तो अमोर्फस है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे हम PVC भी बोल देते हैं, और PVC आपने सुना होगा, PVC के आते हैं पाइप्स, आपने सुने होंगे कि PVC के पाइप्स हैं ना, वो जो प्लास्टिक टाइप के पाइप्स जो आते हैं,
तो बेसिकली ये भी एक पॉलीमर ही होता है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं पॉली, है ना, अगेन पॉली वर्ड आ गया, ये भी एक पॉलीमर ही होता है, और पॉलीमर है तो एमोर्फस सॉलिड, इससे ज़्यादा हमको सोचना नहीं। उसके बाद बात करते हैं फाइबर ग्लास की। तो फाइबर ग्लास क्या होता है, बेसिकली इसमें भी क्या होता है, इसमें जो फाइबर्स होते हैं ना, फाइबर्स हैं रेशे छोटे छोटे से। अच्छा, ग्लास को अगर आप टच करो, अगर आप ऊपर नीचे से टच करोगे, मतलब ये एक ग्लास है ना, अगर आप यहाँ से टच करोगे तो बड़ा स्मूथ लगेगी, इसकी जो सरफेस है वो बहुत स्मूथ है, लेकिन जब इसकी साइड आप टच करते हो तो वो स्मूथ नहीं होती है ना। तो इसमें क्या होता है कि इरेगुलर शेप होती है इसकी। तो अगर यहाँ पे नाम नहीं आ गया वर्ड ग्लास, एक्चुअली इसमें भी क्या होता है कि जो फाइबर्स होते हैं ना वो भी रेगुलरली ही अरेंज होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसके बारे में भी ज़्यादा आइडिया ना हो कि भाई फाइबर ग्लास हमने तो सुना नहीं पहले कभी, और एग्जाम में ऐसे ही आ गया हमारे सामने, तो हम इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं, ग्लास वर्ड आ रहा है और हमें पता है ग्लास तो एमोर्फस होते हैं, तो ये भी क्या होगा, एमोर्फस होगा, ठीक है। उसके बाद कॉपर, तो कॉपर क्या है, एक मेटल है, और ये हमने पढ़ा है, अगर आपने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ा है तो आपने पढ़ा है कि उसमें एक टाइप के जो सॉलिड होते हैं वो होते हैं मेटेलिक सॉलिड, तो उसमें मेटल ही आता है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कॉपर वायर का, है ना। तो कॉपर भी क्या है फिर, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहें तो आप उनको देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि वाई इज ग्लास कंसिडर्ड अ सुपर कूल्ड लिक्विड, कि ग्लास को हम सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं। भाई ग्लास एक सॉलिड है ना, तो सॉलिड है तो उसमें लिक्विड वर्ड का फिर मतलब ही क्या, उसको लिक्विड क्यों ही कहा गया है। तो देखो बेसिकली इसलिए कहा जाता है, लिक्विड की क्या टेंडेंसी होती है, भाई लिक्विड और सॉलिड में मेन डिफरेंस किस चीज़ का होता है, फ्लो का, कि जो लिक्विड्स होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं, जबकि जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया भी था, है ना। तो ग्लास क्या होता है, ग्लास एक एमोर्फस सॉलिड है, और इसकी टेंडेंसी होती है, अपने पुराने ग्लासेस अगर देखे होंगे, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि हमारे घर में भी एक मिरर है जो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, और उसमें अगर हम आज अपना फेस देखते हैं ना तो वो बहुत अजीब अजीब सा दिखता है। बेसिकली उसमें होता क्या है कि ग्लास में ये कुछ पार्टिकल्स हैं ना, टाइम के साथ क्या होता है कि जो ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं वो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ फ्लो करने लगते हैं। लेकिन फर्क क्या है लिक्विड में और ग्लास में, लिक्विड में जो फ्लो है वो बहुत तेजी से होता है, हमको दिख जाता है। आपने अभी यहाँ पे एक ड्रॉप ली या फिर थोड़ा सा पानी इस तरीके से लिया पाइप से, तो वो एकदम नीचे फ्लो कर जाएगा। जबकि ग्लास में क्या होता है, इसके पार्टिकल्स भी फ्लो तो करते हैं लेकिन इसमें ईयर्स लग जाते हैं। जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे घर में एक बहुत पुराना मिरर है ना, अप्रोक्स आई थिंक 20 साल पुराना शायद से, तो उसमें अब जब हम अपना फेस देखते हैं तो हमको अजीब लगता है। तो दैट मीन्स कितना लंबा टाइम लिया है ना। तो ये इसमें होता क्या है ग्लास में कि जो उसके ऊपर के पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ फ्लो कर जाते हैं, तो ये नीचे से तो हो जाता है थिक, मतलब मोटा, और ऊपर से रह जाता है पतला, क्योंकि ऊपर से जो ग्लास के पार्टिकल्स थे वो नीचे फ्लो कर गए। तो फेस अपने आप ही अलग दिखेगा, क्योंकि ऊपर जो स्पीड है लाइट की, भाई हमको दिखता क्यों है, रिफ्लेक्शन की वजह से, स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पर जो लाइट है उसको कम ग्लास को कवर करना पड़ा, यहाँ पे ज़्यादा ग्लास को कवर करना पड़ा, तो रिफ्लेक्शन भी उसी के अकॉर्डिंगली अलग देगी, है ना। तो क्योंकि ग्लास में फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, हालांकि बहुत स्लो स्पीड पर, तो इसीलिए इसको लिक्विड कहा जाता है, क्योंकि इसमें फ्लो करने की टेंडेंसी। और सुपर कूल्ड क्यों है, क्योंकि एक्चुअली ये है कि हाँ इसमें लिक्विड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन क्योंकि ये सॉलिड है तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे आप लिक्विड वाटर को जब आप फ्रीज कर देते हो, कूल कर देते हो, तो वो आइस बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। तो अगर हम ग्लास को कुछ इस तरीके से देखें कि ये कोई लिक्विड रहा होगा जिसे हमने सुपर कूल कर दिया, इतना ज़्यादा कूल कर दिया कि वो रूम टेम्परेचर पे भी मेल्ट नहीं हो रहा है, उसको मतलब आप कह सकते हो फ्लो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ना। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि हाँ ग्लास क्या होगा, कि कोई लिक्विड टाइप है, क्योंकि इसमें लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक है जो बहुत ज़्यादा कूल किया गया है, तो इसीलिए हम ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, या अमोर्फस सॉलिड्स को सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। आप लिखोगे कैसे इस क्वेश्चन को, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि जो ग्लास होता है, ग्लास हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड लाइक फ्लो, हाउएवर एट वेरी स्लो रेट, बहुत ज़्यादा स्लो रेट पर फ्लो करता है, लेकिन फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, इसीलिए उसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शंस, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ दिस सॉलिड, वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। दैट मीन्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक सॉलिड है, हमें नहीं पता कि ये क्या है या किस टाइप का है, बस एक सॉलिड है मेरे पास, है ना।
जब मैंने इसमें ऑब्जर्व किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो मैंने किसी भी डायरेक्शन से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर किया, मुझे वो सेम ही दिखा। दैट मीन्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थी उसकी वैल्यू मुझे सेम ही दिखी। तो आपको क्या लगता है कि ये सॉलिड की नेचर कैसी रही होगी, मतलब ये जो सॉलिड है वो किस टाइप का होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा या एमोर्फस सॉलिड होगा। तो हमने पढ़ा था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसमें प्रॉपर्टी होती है एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, मतलब कि उसमें अगर आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक करो जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो डायरेक्शन चेंज होने के साथ चेंज होंगी। लेकिन जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं वो होते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर, मतलब उसमें जो आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो सेम रहेगा अलॉन्ग ऑल डायरेक्शन। क्वेश्चन में भी यही कहा है कि जो हमारा सॉलिड है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम है अलॉन्ग ऑल डायरेक्शन। तो दैट मीन्स जो हमारा सॉलिड है उसकी नेचर क्या है, वो सॉलिड किस टाइप का होगा, वो सॉलिड होगा एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अच्छा ठीक है, अब आपने अगर नेचर बता दिया उस सॉलिड का, तो आप ये भी बताओ कि फिर उसकी क्लीवेज प्रॉपर्टी किस टाइप की होगी। क्लीवेज मतलब अगर हम उसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो किस टाइप से ब्रेक होगा, है ना। तो हमने पढ़ा है कि जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं जब उनको क्लीवेज किया जाता है, मतलब कट किया जाता है, तो वो एक रेगुलर शेप नहीं देते। उनकी शेप कैसी होती है, इरेगुलर। मतलब अगर मेरे पास ये एक एमोर्फस सॉलिड है, तो एमोर्फस सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, मतलब जो इसके एटम्स होंगे वो इरेगुलरली अरेंज नहीं होंगे, इस टाइप से अरेंज होंगे, है ना, किसी भी तरीके से लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज ऑर्डर में। अब अगर मैं इसे क्लीवेज करने की कोशिश करूँ, कट करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ से मैंने इसको ऐसे कट किया, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से मुझे इसको टेढ़ा करना पड़ेगा, और मान लो यहाँ पे कुछ इस टाइप से एक और एटम है या पार्टिकल है, तो फिर मुझे इसको इस टाइप से कट करना पड़ेगा। मतलब जब मैं इसको क्लीवेज करूंगी, क्योंकि आप एटम को तो कट नहीं कर सकते हो या पार्टिकल को तो कट नहीं कर सकते हो, तो इसका जो क्लीवेज आएगा वो कोई रेगुलर क्लीवेज नहीं होगा। दैट मीन्स जब आप इसको क्लीवेज करोगे तो इरेगुलर होगा वो। ठीक है, तो तो जब आप इसको कट करोगे तो इसके जो पीसेज होंगे वो स्मूथ नहीं होंगे, तो दैट मीन्स रफ क्लीवेज होगा। जो सरफेस होगी वो इरेगुलर होगी, और जो क्लीवेज होगा वो कैसा होगा, रफ क्लीवेज। स्मूथ तो होगा ही नहीं, जैसे कि अगर आप ग्लास है, कई बार आपने देखा होगा कि कांच टूट जाता है गिर के, और फिर आप उसके एक पीस को अगर उठाओ, हालांकि करना मत वरना हाथ में चोट लग जाएगी, कई बार लग भी जाती है ना, जैसे आप उठाते हो तो उठाने में ही लग जाती है। वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं को उसकी सरफेस में कुछ निकला हुआ होता है, इस टाइप से, जैसे थोड़ा सा ग्लास यहाँ को ही निकला हुआ है, आपने ऐसे उठाया तो यही चुभ गया हाथ में, है ना। तो उसकी जो, अगर उसमें सरफेस स्मूथ होती, बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट स्मूथ सरफेस होती जैसे इसकी होती है, आई मैं इसको इस तरीके से हाथ भी लगा रही हूँ, है ना, और इस तरीके से उठा भी रही हूँ, तो कुछ नहीं चुभेगा क्योंकि इसकी जो सरफेस है वो स्मूथ है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो क्लीवेज जो ये हमारे पास सॉलिड था जो एमोर्फस था, तो उसकी क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या रही होगी कि उसकी जो सरफेस होगी वो इरेगुलर होगी और उसका जो क्लीवेज होगा वो रफ होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मोर थिंग कि सजेशंस के लिए वेलकम है। अगर आपको कुछ भी लगता है कि किसी भी तरीके से हम इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।